गुड इवनिंग एवरीवन। रीट की परीक्षा अब सर पर है और ऐसे में कल के 2 वीडियो के बाद सवाल पूछा गया कि सर अंतिम 40 दिनों में हम लोग क्या करें। तो आज 4 विशेष बातों पर हम चर्चा करेंगे और वो चारों चीज़ें आपके काफ़ी काम आने वाली है, बशर्ते आप उन्हें सीरियस मोड पे लें। दिमाग से तनाव निकाल दीजिएगा कि समय काफ़ी कम है, 40 दिन भी अभी पर्याप्त है। इन 40 दिनों में आपको अपनी रणनीति को एक बार चेक करना है और ये देखना है कि क्या हम दिए गए लक्ष्य तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं। सबसे पहले आपको ये करना है कि अब आपका सिलेबस लगभग एक बार पूरा हो चुका होगा। अब आप अपने सिलेबस के अंदर से, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, सोशल साइंस का हो, साइंस मैथ का हो या लैंग्वेजेस का हो, सबसे पहले अब आप इन 40 दिनों के लिए अपने सिलेबस के डिफ़िकल्ट एरियाज़ को मार्कआउट कीजिए। डिफ़िकल्ट एरिया की डेफिनेशन सबके लिए अलग है। कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट एरिया वो हो सकता है जो उन्होंने एक बार तो पढ़ा है लेकिन उन्हें डाउट है कि ये हमें अभी क्लियर नहीं हुआ। ऐसे सारे एरियाज़ आप छांट लें। कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट एरियाज़ वो हो सकता है जब उन्हें किसी चीज़ की अवधारणा को समझने में दिक्कत आती हो और वो फैक्चुअल क्वेश्चन तो कर लेते हैं लेकिन थियोरेटिकल क्वेश्चन जब आते हैं तो उस जोन से आने वाले प्रश्नों को नहीं कर पाते। तो जो भी आपकी डेफिनेशन है, जिस भी आप कैटेगरी में आ रहे हैं, सबसे पहले अब आप मार्कआउट कीजिए उन तमाम चीज़ों को जो आपको लगता है कि इन्हें विशेष ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। आप पूरा सिलेबस देखेंगे तो आपके पूरे सिलेबस के अंदर करीब 25 से 30% जो सिलेबस है वो ऐसा आएगा जिसे आप डिफ़िकल्ट जोन मान सकते हैं। उसे मार्कआउट कीजिए। अब आपकी तैयारी उस पर बेस्ड हो जाएगी। ये है आपकी सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत से हमारे ऐसे साथी होंगे जिन्होंने 2-3 बार सिलेबस को कर लिया होगा। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने 70% सिलेबस किया होगा या 80% किया होगा और उसको रिवाइज़ किया होगा। अब यहाँ 2 सवाल आ जाते हैं। पहला सवाल ये आता है कि बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू जब आप पढ़ते हैं कि मैंने सिलेक्टिव एरिया से तैयारी की और मैं उसमें सफल हो गया, तो याद रखिए सिलेक्टिव सिलेबस तभी काम करता है जब आपका पेपर सब्जेक्टिव हो। यानी अगर आप आईएएस मुख्य परीक्षा में बैठ रहे हैं, आरएएस मुख्य परीक्षा में बैठ रहे हैं, निश्चित तौर पर आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है और उसको बार बार रिवाइज नहीं किया जा सकता। लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव परीक्षा में बैठते हैं, जैसे आरएएस प्री, आईएएस प्री या आपका रिट एग्जाम या पटवार एग्जाम, वहाँ सिलेक्टिव अप्रोच काम नहीं करेगी। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। तो अगर आपके दिमाग में कहीं भी यह है कि मैं सिलेक्टिव अप्रोच से चलूँ तो प्लीज़ उस चीज़ को दिमाग से हटा दीजिए। 80% अगर आपका हो चुका है, 85% अगर आपका हो चुका है और आपको लगता है 15% ही है, इससे मुझे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं इस पर ध्यान न दूँ, तो मैं आप सभी के लिए कहना चाहूँगा कि उन 15% से भी अगर प्रश्न आया, रिट की मेरिट जिस तरह से आप जानते हैं एक्ट करती है वो ये है कि एक नंबर की वजह से मेरिट में भारी उतार चढ़ाव आ जाता है। तो आपके लिए हर नंबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर आपके सिलेक्शन का आधार बनेगा। मेरी सलाह आपको यह है कि जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है उसको आप, चाहे वो 10% हो या 20% हो या 30% हो, उसको आप पढ़ें जरूर 2 से 3 बार। जब उसको पढ़ लें उसके बाद फिर आप वापस रिवीजन पे आएँ, जो आपका बकाया है उसको रिवीजन करें। अवहेलना मत कीजिएगा, उसे लाइट वे में मत लीजिएगा, उसे छोड़ मत दीजिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव परीक्षा है और इसके अंदर काफ़ी वास्ट एरिया से प्रश्न आते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन 40 दिनों में आपको करनी है वो ये है कि कुछ लोग यहाँ आकर ये गलती करते हैं। उन्हें लगता है मैंने सब कुछ पढ़ लिया, मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, 2-3 बार रिवीजन हो गए और उसके बाद दे कीप मेकिंग मिस्टेक्स। अब वो क्या गलती करते हैं वो देखिए। वो ये सोचते हैं कि मैंने मेरा सारा कंटेंट पढ़ लिया, अब जो नई बुक है उसको भी मैं पढ़ लूँ। ऐसी रिस्क मत उठाइएगा, ऐसा खतरा मत उठाइएगा। कुछ भी नया अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अब भी कुछ नया पढ़ते हैं तो इसका मतलब आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। जो आपने जिन किताबों से जो चीज़ें पढ़ी है बस आप उन्हीं किताबों से उनको रिवाइज करें। नई बुक हाथ में लेने का समय अब नहीं है, आप मत लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने भारतीय इतिहास के मामले में बहुत अच्छी तैयारी कर ली है, उसके पास जो भी किताबें हैं उनसे, और अब वो ये सोचता है कि इसके सारे फैक्ट तो मैंने कर लिए, अब ये फलानी बुक आई है इसको भी मैं कर लूँ, या इस सोशल मीडिया पे ये एक टेलीग्राम चैनल पे बुक आई है इसको कर लूँ। ऐसी गलती मत कीजिएगा, आप बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे और इस परीक्षा में कंफ्यूजन का सीधा सा मतलब ये है कि आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे। तो इस तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ का आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, उसी हिसाब से आप खुद को टाइम कीजिए। एक और चीज़ ये है, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, पुराने साल के पेपर।
कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब हम मॉडल पेपर करें। देखिए, अगर आपने अपने सिलेबस को 4 से 5 बार कर लिया या 2 बार भी कर लिया है और आप सोचते हैं कि अब मैं मॉडल पेपर करूं, कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करूं, कर लीजिए। पुराने साल के पेपर सॉल्व करूं, कर लीजिए। लेकिन इन पेपर्स को सीरियसली मत लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मेरे द्वारा बनाया गया कोई मॉडल पेपर आपने सॉल्व किया, आपकी मार्किंग उसमें 150 में से 95 ही आती है, तो आपको ज़्यादा सीरियस उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने ये सीरियस लेकर सोचा कि मेरी इतनी अच्छी तैयारी के बाद इस मॉडल पेपर में जब 95 मार्क्स आ रहे हैं तो एग्जाम में तो मैं 60 तक ही जाऊंगा, और ये अननेसेसरी बर्डन आपके दिमाग पर घर कर जाएगी। यही वजह है कि मैं हमेशा मना करता हूं कि आप लोग इनका इस्तेमाल ना करें। दरअसल मॉडल पेपर सॉल्व कब किए जाते हैं? जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो, आपको दिल से पूरा भरोसा हो कि मैंने जो सिलेबस देखा है वो मेरा पूरा कवर है, मुझे कहीं से भी कोई प्रश्न आ जाए कोई परवाह नहीं है। उसके बाद जब आप मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं तो वो आपके लिए काम का है। अगर आप पहले से उसको करते हैं तो अब ये काम का नहीं है, आप अननेसेसरी बर्डन में आ जाएंगे। इसका उल्टा भी होता है। आपने अच्छी तैयारी की है, आपने मेरा मॉडल पेपर सॉल्व किया, मेरा मॉडल पेपर का स्टैंडर्ड जो था वो काफ़ी डाउन था। अब पेपर देते समय आपने देखा कि अच्छा 150 में से मैंने 143 कर लिए, आप वहीं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। और 40 दिन पहले, परीक्षा से 40-45 दिन पहले अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप सोचिए कि ये 40-45 दिन आप यूज़ नहीं कर पाएंगे ढंग से, और ये आपका समय बर्बाद होगा। इसका खामियाजा आपको भुगतना होगा परीक्षा हॉल में जाते समय। तो मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर और पुराने साल के पेपर ये आपको तब सॉल्व करने चाहिए जब आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ मैंने 6-7 बार ढंग से कर लिया है, किसी भी एरिया से कोई प्रश्न आता है मैं कर लूँगा। तब दूसरा उद्देश्य मॉडल पेपर को सॉल्व करने का ये होता है कि कुछ छात्र ये सोचते हैं कि मुझे प्रश्नों की प्रकृति समझ में आ जाएगी, प्रश्नों का नेचर समझ में आ जाएगा। वहाँ भी मैं एडवाइस करूँगा कि मॉडल पेपर की जगह आप पुराने पेपर जो हैं पिछले साल के वो एक बार देख लें, तो क्वेश्चन का नेचर आपको समझ में आ जाएगा। मॉडल पेपर बहुत अलग तरीके से तैयार किए जाते हैं, और ये क्वेश्चन पेपर जो जेन्युइन क्वेश्चन पेपर होते हैं पिछले सालों के, ये बहुत अलग तरीके से तैयार किए जाते हैं। ये हो गई आपकी चौथी ट्रिक, चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। पांचवी बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा वो हमारी बहनों के लिए है। ऐसी बहनें जो घर पे कामकाज करती हैं या उसके अलावा भी वो कहीं जॉब कर रही हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है, उन लोगों के लिए इसमें सिर्फ इतना मैं कहना चाहूँगा कि आप अब जब परीक्षा पर फोकस्ड होने की कोशिश कर रहे हैं तो इस समय आप रीडिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके पास अब इतना समय नहीं होगा कि आप 6-7 घंटे पढ़ सकें। तो रीडिंग कंटिन्यू चलनी चाहिए परीक्षा से 5 दिन पहले तक। आपको ये प्रयास नहीं करना है कि याद हुआ नहीं हुआ, बस आपको तथ्य सामने से गुजरने चाहिए। इस तरह से आपको चलना पड़ेगा। जो भी कामकाजी लोग हैं, चाहे वो हमारी बहनें हो या हमारे भाई हों, उन्हें इस स्ट्रैटेजी का ध्यान रखना होगा। और अंतिम चीज़ जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ, पुनः दोहरा देता हूँ, कि आपको सकारात्मक रहना पड़ेगा। दिमाग में किसी किस्म का बर्डन ना आने दीजिए, कोई वजन दिमाग पे नहीं होना चाहिए। ये मानकर चलिए कि यू आर गोइंग टू विन दिस रेस। The moment you start thinking that I am going to lose this race, the same moment your confidence level will go down and there is no medicine available in the market that can revive your confidence. तो सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली न लें। कितनी भी बड़ी घटना आपके साथ अब हो जाए परीक्षा से 30-40 दिन पहले, तो आप उसको एक वयस्क और मैच्योर व्यक्ति की तरह हैंडल करें, उसको दिमाग में घर न करने दें। ये बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा हो जाता है, मेरे साथ ऐसा हुआ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि परीक्षा से जस्ट पहले हमें पर्सनल या हमारी सोशल लाइफ में कोई ऐसा बड़ा झटका लग जाता है कि हमारा सारी तैयारी व्यर्थ हो जाती है और हमारा फोकस वहाँ चला जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अभी से ये दृढ़ निश्चय कर लें कि चाहे कैसी ही बुरी से बुरी खबर क्यों ना आ जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं अपने आप को संयमित रखूँगा, बिल्कुल कंट्रोल्ड रखूँगा, बिल्कुल डिसिप्लिन रखूँगा। आप देखेंगे कि सफलता आपकी होगी और मेरा विश्वास है कि आप जरूर सफल होंगे। जय हिंद।